तो आज हम ऐसे फुटबॉलर की बात करने वाले हैं जिनको वक्त ने भुला दिया है कहीं ना कहीं। अगर आप YouTube पे जाके चेक करेंगे तो शायद सबसे ज़्यादा विजुअली अपीलिंग कंपाइलेशंस इनके ही हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ गूटी हर्नांडिस की, जिनको गूटी के नाम से जाना जाता था। और हम जब भी कोई लाइव स्ट्रीम करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो ये सवाल बार बार निकल के आता है कि बाबा गूटी के बारे में बताओ, बाबा गूटी कैसा मिडफील्डर था, गूटी की क्या लेगेसी है रियल मैड्रिड में। थोड़ा सा आज उस पहलू पे नज़र डालेंगे। और गूटी जब इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे, इतनी उनकी बेहतरीन कंपाइलेशंस आपको यूट्यूब पे दिखती हैं, तो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो मॉडर्न ग्रेड्स में कंसिडर नहीं किए जाते? जैसे जिडान हो गए, इनिएस्टा हो गए, पिर्लो हो गए, ऐसे मिडफील्डर्स में उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? तो आइए एक बार इस पर नज़र डालते हैं। तो गूटी ने अपने करियर की शुरुआत करी थी 10 साल की उम्र में रियल मैड्रिड के यूथ सिस्टम में, जहाँ पे वो 1986 से लेके 1994 तक एकेडमी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्सा थे। गूटी की हाइप बहुत ज़्यादा थी मिड 90s में। उनको कंसिडर किया जाता था एक ऐसा टैलेंट जो क्लब ने कभी नहीं देखा या वर्ल्ड फुटबॉल ने कभी नहीं देखा था। और उसका कारण ये था गूटी की एक्सेप्शनल रेंज ऑफ पासिंग, और जो उनके पासिंग करने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा अनोखा था। उनकी बॉडी एक डायरेक्शन में होती थी, उनकी नज़रें किसी दूसरी डायरेक्शन में होती थी, और वो पास किसी तीसरे डायरेक्शन में ही कर देते थे। उनका विजन इतना ज़बरदस्त था, आप उस विजन को चावी से कंपेयर कर सकते हैं। वो ऐसे ऐसे रन स्पॉट कर लेते थे स्ट्राइकर्स के और वाइड फॉरवर्ड्स के, जो कि एक आम मिडफील्डर के लिए करना पॉसिबल नहीं था। और एक सिंपल गूटी का पास ऑपोजिशन डिफेंस में खलबली मचा देता था। एक अच्छे पासर होने के साथ साथ एक डिसेंट फिनिशर भी थे गूटी, और सेट पीस एबिलिटी भी गूटी की काफी बेहतरीन थी। गूटी मिडफील्ड में सब कुछ कर सकते थे एज अ प्ले मेकर। शॉर्ट पासेस भी निकाल सकते थे, वो एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स भी दे सकते थे, और थ्रू बॉल्स भी उनकी काफी जबरदस्त थी। तो आप कह सकते हैं कि जाबी, अलोंसो, चावी और पिर्लो का एक मिक्सचर थे गूटी, अगर हम एबिलिटी की बात करें तो। और गूटी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। अपोनेंट्स को समझ ही नहीं आता था कि वो गूटी को पास करने से कैसे रोके, क्योंकि उनको लगता था कि शायद बॉल जो है वो दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन गूटी का दिमाग कुछ अलग ही चलता था बाकी लोगों से। और फील्ड पे सबसे ज्यादा विजनरी प्लेयर होते थे गूटी, जिसकी वजह से उनको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। शानदार बॉल प्लेइंग एबिलिटी के साथ साथ गूटी एक बहुत ही वर्सेटाइल मिडफील्डर थे। आप उनको अटैकिंग मिडफील्डर भी खिला सकते थे, आप उनको वाइड मिडफील्डर भी खिला सकते थे, वो एक क्रिएटिव प्ले मेकर के तौर पे भी खेल सकते थे, और आप उनको एज अ नंबर 6 डिफेंसिव मिडफील्डर भी खिला सकते थे। लेकिन शायद ये वर्सेटैलिटी ही थी जो गूटी की सबसे बड़ी दुश्मन थी, क्योंकि वो किसी भी पोजीशन में एक लंबे अरसे तक नहीं खेल पाए, तो एक सस्टेन रन नहीं मिला उनको किसी भी रोल में, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन सीमेंट नहीं कर पाए किसी भी रोल में। और वही कारण था जिसकी वजह से शायद उनका करियर थोड़ा सा अनस्टेबल रहा। तो 1995 में डेब्यू करने के बाद रियल मैड्रिड के लिए 1999 तक गूटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बन चुके थे टीम के। और इतने इम्पॉर्टेंट मेंबर थे कि क्लेरेंस सेडोर्फ, जो एसी मिलान चले गए थे रियल मैड्रिड को छोड़ के, उनका रोल फुलफिल करने के लिए गूटी को सेलेक्ट किया गया मैनेजर की तरफ से। आप इस रोल को अब फुलफिल करेंगे, आप जो हैं अब मिडफील्ड का मेन हिस्सा बनेंगे। और गूटी ने अपनी पोटेंशियल भी दिखाई, टैलेंट भी दिखाया फील्ड पे, लेकिन एक अगली साइड उनकी गेम की दिखने लगी जब एक मैच में एक रियल सोसिएडाड के प्लेयर को, जो कि ऑलरेडी नीचे गिरे हुए थे इंजरी की वजह से ग्राउंड पे, उनको फिर से उन्होंने लात मार दी। तो यहां पर गूटी का एक टेम्परामेंटल इशू निकल के आया सामने, और कितने गुस्सैल हो सकते हैं वो फील्ड पे, वो सब लोगों को दिखा। इस टेम्परामेंट और इस बिहेवियर के कारण अपने पूरे रियल मैड्रिड करियर में गूटी को 28 रेड कार्ड मिले, जो कि एक क्रिएटिव मिडफील्डर के हिसाब से काफी ज्यादा होते हैं। तो जैसे ही गूटी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहे थे वो क्लेरेंस सेडोर्फ वाली पोजीशन में खेलने के लिए, 2000-2001 सीजन में उनको बोला गया कि आप एज अ फॉरवर्ड खेलें, क्योंकि फर्नांडो मोरिएंटेस जो उस समय स्ट्राइकर थे रियल मैड्रिड के, उनको एक सीजन एंडिंग इंजरी हो गई थी। और काफी अच्छा सीजन रहा था वो गूटी का। 46 अपीयरेंसेस में 18 गोल और 7 असिस्ट प्रोवाइड करके गूटी ने दिखाया कि उनको आप एज अ फॉरवर्ड भी अगर खिलाएंगे तो वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और काफी अच्छा ये गोल असिस्ट कंट्रीब्यूशन रहा था उनका उस सीजन। अब यहां पर गूटी की आपको एक तारीफ करनी पड़ेगी कि टिपिकल फॉरवर्ड वाले ट्रेड्स नहीं थे गूटी के अंदर। जैसे बहुत ज्यादा फिजिकल नहीं थे वो, बहुत ज्यादा पेसी नहीं थे, एक्सेप्शनल फिनिशर भी नहीं थे, जैसा मैंने कहा डिसेंट फिनिशर थे, बट एक जैसे रूथलेसनेस चाहिए होती है आपको गोल के सामने, वो नहीं थी गूटी के अंदर। तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था गूटी का, और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में एज अ फॉरवर्ड खेल रहे थे। फिर नेक्स्ट सीजन 2001-2002 में फिर से गूटी ने कंटिन्यू किया वही फॉरवर्ड पोजीशन में खेलना, और ये टाइम था जब रियल मैड्रिड ने ज़िनेडिन ज़िडान की साइनिंग करी यूवेंटस से,
और गैलेक्टिको एरा की एक शुरुआत हो गई थी फिर वो 2001-2002 सीजन से। हम आगे देखेंगे कि किस तरीके के प्लेयर फिर रियल मैड्रिड रिक्रूट करती है और उनका क्या असर पड़ता है गुटी के करियर पे। तो जिडान के पहले ही सीजन में 2001-2002 सीजन में, जिसमें गुटी एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे फॉरवर्ड लाइन में, चैंपियंस लीग जीतती है रियल मैड्रिड बायर लेवरक्यूसन को फाइनल में हरा के 2002 का, जो उनका 9th चैंपियंस लीग होता है, वो जीतते हैं। और गुटी बहुत ही एक रिलायबल और यूजफुल फॉरवर्ड बन के सामने आ रहे हैं। लेकिन तभी तो 2002 का चैंपियंस लीग जीतने के बाद समर ट्रांसफर विंडो में रियल मैड्रिड खरीदती है रोनाल्डो R9 को इंटर मिलान से, जिसकी वजह से अब गुटी जो इतना कंफर्टेबल हो चुके हैं, 2 सालों से वो स्ट्राइकर का रोल प्ले कर रहे हैं, कंफर्टेबल होने लगे हैं, लेकिन अब रोनाल्डो का अराइवल जो है उनको वापस पीछे मिडफील्ड में धकेल देगा। लेकिन अब ये दिक्कत हो गई थी मिडफील्ड में, क्योंकि अब जिनेडिन जिडान आ चुके थे मिडफील्ड में, तो वो ही फोकल पॉइंट थे अब रियल मैड्रिड के सारे अटैक्स का। और रियल मैड्रिड की जो टीम थी अब जिनेडिन जिडान के अराउंड बनने लगी थी, तो गुटी का अब मेन रोल नहीं होने वाला था, वो बस अब एक सेकंड फिडल खेलने वाले थे जिडान के साथ उस मिडफील्ड में। जैसे ही गुटी कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं जिडान के साथ उस मिडफील्ड पोजीशन में और उनको एक सपोर्टिंग रोल में मदद कर रहे होते हैं, रियल मैड्रिड यहां पे साइन कर लेती है डेविड बेकहम को मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो रियल मैड्रिड फिर कुछ इस सिस्टम के साथ जाने लगी। जब उन्होंने डेविड बेकहम को भी साइन कर लिया तो रोनाल्डो और राउल खेलते थे डबल स्ट्राइकर में और मिडफील्ड होती थी मैकालेले, बेकहम, जिडान और लुइस फिगो की। तो अब आप देख सकते हैं कि गुटी का रोल जो है वो और ज़्यादा डाइल्यूट होने लगा और ज़्यादा धीरे धीरे कम होने लगी गुटी की इन्फ्लुएंस टीम में, क्योंकि अब जब आपने गैलेक्टिको साइनिंग कर ली है तो आप कैसे गुटी को फिट करेंगे। जी गुटी खेलते थे इस टीम में, लेकिन वो मेन स्टार्टिंग 11 का पार्ट बनने में अब काफी स्ट्रगल कर रहे थे। तो अगले 3 साल तक गुटी इसी तरीके से स्क्वाड प्लेयर और बिट पार्ट प्लेयर बन के रह गए रियल मैड्रिड के। और 2006 में जब जिडान रिटायर हुए तो फाइनली गुटी को टीम में अपनी जगह बनाने का मौका फिर से मिला और अपनी प्रिफर्ड पोजीशन में खेलने का मौका मिला। तो इस दौरान हम देखते हैं कि रियल मैड्रिड और भी क्रिएटिव प्लेयर्स को साइन करती है, जैसे वेस्ली स्नाइडर की भी हम देखते हैं साइनिंग होती है रियल मैड्रिड में, लेकिन वो भी अपना मार्क नहीं बना पाते हैं टीम में लॉन्ग टर्म में। और 2009 में रियल मैड्रिड फिर साइन कर लेती है काका को, वो क्रिएटिव प्ले मेकर वाला रोल प्ले करने के लिए। और 2009-10 सीजन जो गुटी का होता है वो आखिरी सीजन होता है उनका रियल मैड्रिड शर्ट में, और फिर वो बेशिकतास चले जाते हैं उसके बाद। और एक सीजन बेशिकतास में खेलने के बाद गुटी संन्यास ले लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं फुटबॉल से। तो जैसा आप गुटी के करियर में देख सकते हैं कि कभी भी उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन में खेलने का मौका नहीं मिला जहां पे वो कंसिस्टेंटली अपने आप को प्रूव कर सके। और जब जब वो किसी भी रोल में कंफर्टेबल हो रहे थे, रियल मैड्रिड हमेशा एक नया प्लेयर साइन करके उनकी दिक्कतें बढ़ा देती थी और हमेशा गुटी को एडजस्ट करना पड़ता था उस नए प्लेयर की वजह से। और हमेशा गुटी को एक नए सिस्टम में अडेप्ट करना पड़ता था, जिससे जो नया प्लेयर आ रहा है, और उसके लिए सैक्रिफाइस हमेशा गुटी को करना पड़ता था। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी। जब ला मासिया की हम बात करते हैं, बार्सिलोना के सिस्टम की हम बात करते हैं, तो बार्सिलोना अपने प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। जब इनिएस्टा और चावी डेवलप हो रहे थे और अपकमिंग यंगस्टर्स थे, सोचिए जिनेडिन जिडान जैसे सुपरस्टार उस समय आ जाते जब वो डेवलप हो रहे थे और अपकमिंग यंगस्टर्स थे, तो क्या हमको लॉन्ग टर्म में चावी या इनिएस्टा जैसे महान मिडफील्डर्स देखने को मिलते? शायद कहीं ना कहीं ये एंगल गुटी की स्टोरी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी यंगस्टर जो इतना ज़्यादा टैलेंट और पोटेंशियल पोजेस करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा कि जब जब वो किसी रोल में कंफर्टेबल हो रहा है और जब जब वो अपना मार्क बनाने की कोशिश कर रहा है टीम में, एक नया प्लेयर आ जाता है, उससे बड़ा नाम आ जाता है टीम में, और उस प्लेयर की वजह से उसको अपना गेम सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपना रोल टीम में सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका करियर जो है तो हिंडर हो जाता है या उन ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाता है जो उनको लगा था वो उसके केपेबल है। शायद यही फ्रस्ट्रेशन थी जो गुटी की ऑन द पिच ट्रांसलेट हुई और वो धीरे धीरे अपनी मोटिवेशन भी खोते गए गेम खेलने की। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि उनको अपने पूरे करियर में 28 रेड कार्ड मिले, जो कि दिखाता है कि गुटी कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और कितने ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे फील्ड पे और कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। और एक चीज थी कि कभी कभी प्लेयर में मोटिवेशन की कमी हो जाती है, फोकस की कमी हो जाती है, तो उस वजह से वो मेहनत करना बंद कर देते हैं। गुटी पे बहुत सारे इल्जाम लगे थे कि वो अपने टीममेट से लड़ लेते हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल कई बार खराब कर देते हैं, पार्टीज में जाते हैं, ट्रेनिंग पे हंगओवर आते हैं और पार्टीज बहुत ज्यादा करते हैं, सीरियसली नहीं लेते अपने टैलेंट को, हार्ड वर्क नहीं करते हैं ट्रेनिंग में। और ये एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गया था गुटी के साथ। जैसे एक केस था जब उन्होंने एक अपोजिशन प्लेयर पे थूक दिया था। एक ऐसी कहानी है कि मैनुअल पेलेग्रीनी से लड़ाई हो गई थी हाफ टाइम पे गुटी की,
तो गुटी को फ्रीज कर दिया था फिर रेस्ट ऑफ द सीजन मैनुअल पेलेग्रिनी ने, और बहुत कम उनको प्लेइंग टाइम मिला था। और सेम चीज़ फाबियो कैपेलो ने भी कही थी कि ड्रेसिंग रूम में प्लेयर से लड़ रहे हैं। डेविड बेकहम से एक बार उनकी काफ़ी लड़ाई हो गई थी। डेविड बेकहम की जो इंक्लूजन थी रियल मैड्रिड में, उसको क्वेश्चन किया था गुटी ने, और एक काफ़ी ख़राब सा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी थी, जो कि प्लेयर्स को भी बहुत अजीब लगा था उस टाइम ड्रेसिंग रूम में, जिसकी वजह से फाबियो कैपेलो भी उनको बहुत ज़्यादा हाईली रिगार्ड नहीं करते थे और उनको कम प्लेइंग टाइम देते थे। और कम प्लेइंग टाइम का मतलब होता है कि आप कंसिस्टेंसी तो कभी अपने गेम में अचीव कर ही नहीं पाएंगे। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से गुटी में टैलेंट तो बहुत था, लेकिन कभी भी कंसिस्टेंटली हाई लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए। कुछ उनका लक खराब था, कुछ उनकी खुद की कमियां थी, और खुद वो शायद अपने टैलेंट से बर्डन हो गए। उनकी वर्सेटैलिटी इतनी ज़्यादा थी कि किसी भी एक मैनेजर ने उनको किसी भी एक पोजीशन में एक सस्टेनेबल रन नहीं दिया अपने आप को प्रूव करने का। तो ये है कहानी गुटी की, एक अनफुलफिल्ड करियर, और जितनी पोटेंशियल और टैलेंट गुटी में था, क्या पता वो एक मॉडर्न ग्रेट होते आज की तारीख में अगर उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाता। वो खुद थोड़ा सा हार्डवर्क करते, अपने टेम्परामेंट में काम करते, और शायद अगर उनको किसी भी एक पोजीशन में एक लंबा रन मिलता खेलने के लिए और अपना टैलेंट दर्शाने के लिए। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, और आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट गुटी मोमेंट क्या है। और अगर आपको ये कहानी नहीं पता थी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये सुनकर कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।